व्यवस्था है, अनुदेशक की व्यवस्था है क्लास के लिए। तो जब अनुदेशक आपके पास आते हैं, उन्हें कार्य ग्रहण करने दें और वापस कक्षाओं की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करें। ये जो अनुबंध हुआ है, ये अगस्त 2015 तक हुआ है। अगस्त 2015 तक आप लोगों को एजेंसी के माध्यम से और उसके बाद आपको ही ये लैब हस्तांतरित होनी है। तो इस पूरे पीरियड में इस तरह से सुनिश्चित करें कि लैब पूरी फंक्शनल आपको मिले और वापस जब आप लोग इस लैब का हस्तांतरण आपके पास आ जाए, बच्चों की पढ़ाई, टीचर्स की ट्रेनिंग आदि के माध्यम से सुनिश्चित हो सके। तृतीय चरण के जो 2000 विद्यालय हैं, जिनके बारे में अभी कुछ मोटे मोटे दिशा निर्देश आपके सामने रखे गए, ये कार्य अभी शुरू हुआ है। और इसमें एक बहुत अलग बात यह है कि वहाँ पर पूरे टाइम के लिए अनुदेशक विद्यालयों में नहीं है। 5 स्कूल पर एक अनुदेशक की व्यवस्था है, वो एक कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था है। वो कोऑर्डिनेटर आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर शिक्षा को सुनिश्चित रखने में कोई भी समस्या आ रही है, उसका समाधान करेगा। अपने क्षेत्र के अनुदेशक से लगातार आप संवाद में रहें और हफ्ते में एक दिन उनकी उपस्थिति आप विद्यालयों में सुनिश्चित करें। एक जो बहुत और भी आईसीटी में जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि चोरी के कारण कई जगह पूरी की पूरी लैब ही बंद कर दी गई है। तो पूरा लैब चोरी नहीं गया है, आंशिक रूप से अगर चोरी गई है तो बाकी लैब चलाई जाए। अनुबंध की शर्तों को आप अच्छी तरह से पढ़िए। अगर आपने प्रॉपर टाइम पर एफआईआर दर्ज कराई है, आपकी लैब इंश्योर्ड है, संस्था के प्रतिनिधि से संपर्क करिए। और जब तक एफआईआर नहीं लग रही है या दोबारा से आपको नहीं मिल रहा है, तब तक के लिए भी उसमें व्यवस्थाएं हैं। एजेंसी आपको उस ड्यूरेशन के लिए, जब आपको नहीं मिल रहा है पूरा हार्डवेयर, चाहे किराए पर हार्डवेयर की व्यवस्था करेगी। और यदि फिर भी एजेंसी के द्वारा इस तरह लैब स्थापित नहीं की जा रही है, दोबारा से आपको सामग्री नहीं दी जा रही है, तो संस्था प्रधानों की जिम्मेदारी है कि वो अपने लेवल पर भी हायर कर सकते हैं हार्डवेयर और कंप्यूटर शिक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि किसी भी स्थिति में बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए। एक और हमने यहाँ पर आप लोगों को कुछ सूचना आप लोगों से मांगी है, हमने जिलों के माध्यम से मांगी है। और मैं संस्था प्रधानों से कहना चाहूँगी कि प्रथम चरण के जो भी भुगतान की सूचना आपके लेवल पर जो जानकारी जिला को देनी है, वो कृपया बिल्कुल सही जानकारी दें, ताकि प्रथम चरण के भुगतान की स्थितियाँ स्पष्ट हो सके और किसी भी प्रकार के जो कोर्ट के लिटिगेशंस आदि हैं, उनसे हम लोग बच सकें। द्वितीय और तृतीय चरण में चूँकि लगातार काम चल रहा है, तो यहाँ भी आप नियमित रूप से अपनी जो रिपोर्ट है, आपकी लैब फंक्शनल है, अनुदेशक कितने दिन उपस्थित है, क्लासेस लग रही हैं, जो रिपोर्ट आपके लेवल की है, उसको जिला स्तर पर प्रत्येक माह की 5 तारीख को आवश्यक रूप से जो भी परफॉर्मा आपको दिया जाता है, उसमें पहुंचा दें। जो तृतीय चरण में हमारे कक्षाओं की व्यवस्था है, 15 जनवरी से कक्षाओं की व्यवस्था शुरू हो रही है। जो आपका एक नियमित कंप्यूटर शिक्षण है, उसके लिए 2 समय रखे गए हैं। 12:15 बजे से 1 बजे तक कंप्यूटर की क्लासेस लगेंगी। तो अलग अलग शिफ्ट के लोग उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और कंप्यूटर शिक्षा की ये जो क्लासेस हैं, ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो भी सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग लगेंगी। आप कक्षा 9 और 10 के बच्चों को समूहवार इनमें बिठाएं, 12:15 बजे से 1 बजे तक और 3:15 बजे से 4 बजे तक। ये नियमित कक्षाएं अभी पूरे सत्रांत तक चलेंगी और जुलाई से इस तरह की व्यवस्था कर दी जाएगी कि आपको पहले से ही एक टाइम टेबल शिविरा में प्रकाशित कर दिया जाएगा। नियमित रूप से कंप्यूटर की कक्षाएं इस सैटेलाइट प्रसारण के माध्यम से 2000 स्कूलों में सुनिश्चित की जाएगी। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए और बच्चों की तैयारी हम कंप्यूटर के माध्यम से अच्छी तरह से करवा सकें इस सैटेलाइट प्रसारण से, साइंस, गणित और अंग्रेजी, इन तीनों विषयों में भी विशेषज्ञों के माध्यम से कक्षाओं का प्रसारण किया जाएगा। ये समय भी सवेरे 10 बजे से लेकर और 12:15 बजे तक रहेगा। 40 मिनट का पीरियड होगा। जहाँ पर शिक्षक हैं विद्यालयों में, वहाँ भी बच्चों को अगर कोई अच्छा यहाँ पर एक्सपर्ट क्योंकि पढ़ाएंगे और बच्चों की उस तरह से तैयारी कराएंगे कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक उन्हें प्राप्त हो सके, आप बच्चों को उस कंप्यूटर लैब में इस समय में लेकर जाएं। अगर अध्यापकों की कहीं कमी है, तो अनिवार्य रूप से इन कक्षाओं का लाभ बालकों को उठाने दें और बच्चे पूरी तरह से इनका लाभ उठा सकें, इसके लिए आप ये ध्यान रखें।
विषय शिक्षक या शिक्षक ना होने पर दूसरा कोई भी शिक्षक उस दौरान मौजूद रहे। जब ये कक्षाएं संचालित होंगी तो उसके ऊपर शिक्षक का फ़ोन नंबर, स्टूडियो के फ़ोन नंबर प्रसारित किए जाएंगे। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। बच्चे ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द क्लास भी अपनी क्वेरीज, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और शिक्षक के नंबर पर बाद में भी वो संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस तरह से इस पूरी की पूरी व्यवस्था को जिसमें कि हमारा इंटरनेट सुविधा भी है, जो ये सारी चीज़ें हमारे स्कूलों में सुनिश्चित हो सके, इसके लिए एक और हमने कल एक लेटर यहाँ से भेजा है RMSA स्टेट ऑफिस से, तो जहाँ पर भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, शीघ्र आप इंटरनेट कनेक्शन लें। यदि पहले से डोंगल आदि की सुविधा है या किसी भी तरह का डेटा कार्ड है और अगर आपके पास BSNL का लैंडलाइन अवेलेबल है क्षेत्र में, तो आप तुरंत अपने उस डेटा कार्ड या डोंगल को वाईफाई मॉडेम इंटरनेट का जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है BSNL का, उसमें कन्वर्ट करवाएं। जो भी खर्चा लैंडलाइन अगर आपके यहाँ नहीं है उसमें लगता है लैंडलाइन कनेक्शन के लिए, आप विकास कोष से, छात्र कोष से, RMSA की विद्यालय अनुदान राशि से इस वन टाइम जो आपका व्यय है इसको कर सकते हैं। और आजकल BSNL अगर लैंडलाइन कनेक्शन है तो सरकारी संस्था को फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं। मासिक व्यय का भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। तो ये इंटरनेट प्रसार की जो सुविधा है, सेकंड चरण और तृतीय चरण दोनों में, द्वितीय और तृतीय चरण के जो भी 4000 विद्यालय हैं, इनको आप तुरंत से ले लें और इसकी सूचना जिलों के माध्यम से हमें भेज दें ताकि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा सकें, इंटरनेट के माध्यम से आपको दूसरी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। तो मुख्य उद्देश्य जो बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रदान करना है इस ICT के माध्यम से, वो सुनिश्चित हो सके। ना केवल कंप्यूटर लिटरेसी का प्रचार प्रसार हो सके, बल्कि क्लास में टीचर्स भी अपने विषयों को इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो अवेलेबल वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से करवा सकें। इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रधानों पर बनती है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा सुविधा है, कंप्यूटर लैब है, इंटरनेट की सुविधा है। आप इस सुविधा का अधिकतम और ऑप्टिमम उपयोग बालकों के लिए सुनिश्चित कर सकें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसमें जो भी आपको समस्या आती है उसके लिए एजेंसी से, राज्य कार्यालय से, जो हमारे जिलों में ADPC ऑफिसेज हैं, वहाँ पर एक प्रोग्राम ऑफिसर पूरी तरह से ICT के लिए जिम्मेदार है। आप उनसे तुरंत संपर्क करें और किसी भी समस्या का समाधान उनसे प्राप्त करें। चलने दो।